हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस पैट 2025 के लिए ये सीरीज एमसीक्यूज की है। और इससे पहले मैंने घटना चक्र की बुक कराई है जिसमें आपका थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है, उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। और इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने अभी हाईलाइटेड वाला पोर्शन किया है। और आज हम करेंगे जो जीके है आपका 10 नंबर का आता है स्टैटिक जीके, उसका देखेंगे 2023 से 25 का जो भी आपका हाईलाइटेड पोर्शन रहा है। उसके बाद इसका जो टॉपिक वाइज किताब में जो दिया गया है वो भी करा देंगे आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से टॉपिक वाइज करा देंगे। पहले हाईलाइट देखना था मुझे, आपको दिखाना था। और जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है 25 तक, तो उनका ये हाईलाइटेड पोर्शन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। जो सामान्य जागरूकता है इसमें आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। देश, राजधानी, मुद्रा, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला टॉपिक जो आपका है देश, राजधानी एवं मुद्रा से। और ये देखिए आपका IIT इंस्ट्रक्टर में पूछा गया 2022 में, 2024 में पेपर हुआ था। रिंगिट ये आपकी मुद्रा है मलेशिया की। और भी जो मुद्राएं देखिए, रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। मलेशियाई रिंगिट 100 सेंट से विभाजित किया जाता है। जैसे कि पुला, इनके में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये पुला जो है वो बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। बोत्सवाना पुला का शाब्दिक अर्थ है बारिश, क्योंकि बोत्सवाना में बारिश बहुत कम होती है। तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक स्थल सीमा यानी लैंडलॉक कंट्री है। जैसे कि तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो देखिए मालदीव की जो आधिकारिक भाषा दिवेही है। मालदीव का जो राष्ट्रीय मछली है फिनटूचा, राष्ट्रीय फूल ये आपका पुडवाक, राष्ट्रीय वृक्ष नारियल ताड़। ठीक है, तो अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जितना आप अपने देश के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग करनी है। ऑप्शन नंबर सी 3142। देखिए जाम्बिया की राजधानी ये आपकी लुसाका है। क्यूबा की राजधानी हवाना, रवाडा की किगाली, बहरीन की मनामा। तो इसमें से आपको काफ़ी याद होगी, बस आपको रिवीजन करना है। और देखिए देश, राजधानी, मुद्रा याद करने का तरीका यही है, आप सुबह उठें और कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले 10-15 मिनट आपको ये रिवाइज करना है। बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी इसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी मोरोनी। ये कोमोरोस संघ की राजधानी है। निकोशिया साइप्रस की राजधानी, और अक्रा घाना की राजधानी, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी। ये सब राजधानियाँ दी गई। देख सकते हैं भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको 28 के 28 राज्य याद होने चाहिए, और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा साझा करते हैं, और एक आपका दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी ये ओडिशा नहीं करता, बाकी हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश ये 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो 8 राज्य में आपके देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा। ठीक है, इसमें हरियाणा 2 बार दिया है। अगला देखिए इसमें राज्य और राजधानियाँ दी गई। तो ये आपको तो ये क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम दिसपुर, मिजोरम आइजोल। अगला देखते हैं, इसमें सूची मिलान करना है। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ रही है लगभग। देखिए त्रिपुरा की अगरतला, और मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम की आइजोल। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी थी, और ये आपका आधिकारिक भाषा अंग्रेजी थी, क्योंकि नियोजित आधुनिक शहर का जो दर्जा मिला है वो चंडीगढ़ को प्राप्त है। और ये राज्य जो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1599 में हुई थी। ये भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए
सिरोही यानी सिरोही कुमुदनी, ये कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी यानी लिली है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये मणिपुर की। और देखिए ये मणिपुर की है, इसका मणिपुर का राज्य पुष्प भी है और ये सिरोही पहाड़ियों से प्राप्त होती है। अगला देखिए, इसके बाद आपको जो टॉपिक वाइज में चलेगा वो भी मैं एमसीक्यूज करा दूंगा। जैसे कि घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तमिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। और देखिए ये जो तमिया हिल है ये आपके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से तामिया तहसील में स्थित है, जो घने जंगलों और पहाड़ों के सुंदर मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। अगला देखिए, 13 नंबर है पंगी घाटी। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। और ये देखिए ये घाटी जो है चंद्रभागा नदी के किनारे में स्थित है या निकलती है इसके किनारे। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है पंगा घाटी। अगला देखिए पांगी घाटी। 14 नंबर है चाबी मुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशीदार जो नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। ये चबी मुरा है और गोमती नदी के तट पर स्थित है और भारत के लिए ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 14 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण और कुशल ऊर्जा उपयोग के लिए महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला देखिए निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, और देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का जो थीम है एक सतत भविष्य के लिए युवा, लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। तो ये विषय भी पूछ लेता है, थीम क्या है इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये संचाई का दिवस होता है, हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत ऑप्शन नंबर डी देखिए 1631 में रामनवमी के दिन शुरू की थी, जिस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए तो ये 1631 में होती है, याद रखिएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 13 अक्टूबर को। और ये देखिए वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की जो थीम थी लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, तो ये पुराना है, आपको याद नहीं करना थीम। नेक्स्ट विश्व संगठन एवं के जो मुख्यालय हैं देखते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है एनडीबी वाली, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? देखिए 20 का ये आपको देखिए जो 2015 में स्थापित हुआ था ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये शंघाई चीन में स्थित है। एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना ब्रिक्स द्वारा उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए उद्देश्य से की गई है। इस समझौते पर 2014 के फोर्टा लोजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। बैंक ने 2015 में परिचालन शुरू किया था। किस नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, मैसूर कर्नाटक में, और इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। नेक्स्ट है रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? ऑप्शन नंबर डी, 193। तो वर्तमान में रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में 193 सदस्य देश हैं जो रासायनिक हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रासायनिक हथियार निषेध
संगठन OPWC रासायनिक अधिकार सम्मेलन CWC का क्रियान्वयन निकाय है जो 1997 में लागू हुआ था। अगला देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदारी यानी पार्टनर बना था? तो ऑप्शन नंबर सी, ये 1992 में बना था। और उस टाइम पे देखिए क्षेत्रीय वार्ता साझेदारी सचिव स्तर की बातचीत के रूप में, उसके बाद 1995 में एक वार्ता साझेदार के रूप में आसियान का औपचारिक भागीदार बना। आसियान की स्थापना 1967 में इसके संस्थापक सदस्यों द्वारा आसियान का घोषणा पत्र जो है बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई। इसका सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अगला देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिए, और ये देखिए आपका यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पर्यटन स्थल, तो 25 नंबर क्वेश्चन है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? देखिए 25 का है ऑप्शन नंबर डी, काकतीय राजवंश था। और ये आपका देखिए काकतीय वंश के शासक जो थे गणपति देव के शासनकाल में 1213 ईस्वी में, इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। अगला 26 नंबर है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, तोरणा किला। ये देखिए तोरणा किला आपका जो है ये पर्वत पश्चिमी घाट इसे भी कहते हैं और भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है। द ईगल नेस्ट। अगला देखिए, भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित फैक्ट्स, छठा पार्ट है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, राई। ये बघेलखंड का है और इसमें महिला वेश में पुरुष है वो डांस करता है, ठीक है, यंत्रों के साथ। अगला देखिए 28 नंबर, छप्पर मेला सितंबर के महीने में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये मेला गुगा पीर को समर्पित है, जिसे सांपों का देवता कहा जाता है। इसमें गुगा गला लिखा है, गोगा पीर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये पंजाब में, और ये आपके पंजाब में लुधियाना जिले के छपार गांव में मनाया जाता है। ये मेला गोगा पीर को समर्पित है, इन्हें सांपों का देवता मानते हैं, ठीक है। इनकी राजस्थान में भी पूजा होती है। नेक्स्ट देखिए, यूपी के नृत्य जो चरकुला है, एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के साथ एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो बहुत सारे इसमें दीपक होते हैं और ये आपके यूपी में मनाया जाता है। और चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, मथुरा साइड में। अगला देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु, कौशाम्बी आदि स्थल शामिल हैं। बौद्ध पर्यटन सर्किट भगवान बुद्ध के पवित्र पदचिन्हों और उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों का एक मार्ग है। वर्ष 2014 से 15 में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेशी दर्शन योजना की शुरुआत की और बौद्ध सर्किट मंत्रालय की योजना के तहत विकास के लिए चयनित 15 थीम आधारित सर्किट में से एक है। नेक्स्ट देखिए, इस नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? तो ये आपके देखिए रावण के साथ हुआ था। और ये देखिए माया की बेटी मंदोदरी का विवाह जो है रामायण में रावण के साथ हुआ था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। यहाँ का फेमस है, देखिए आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेला का आयोजन होता है। इस
आकर्षण मेले में बड़ी संख्या में ऊँटों, घोड़ों, बैलों, हाथियों, बकरियों और अन्य मवेशियों को बिक्री के लिए लाया जाता है। अगला देखिए 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, सोहर गीत, क्योंकि इसमें बच्चों को जब जन्म होता है उसके टाइम पर गाया जाता है, तो इसे सोहर गीत कहते हैं। 34 नंबर है, लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, आसफ उद्दौला के अधीन हुआ है। जो आसफ उद्दौला था अवध के चौथे नवाब थे, जिन्होंने 1775 से लेकर 1797 तक शासन किया। उन्हें लखनऊ में कला, वास्तुकला, साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, जल्लीकट्टू उत्सव जिसमें बैल को वश में करने की प्रतियोगिता शामिल है, पारंपरिक रूप से भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। देखिए, और इस खेल में क्या होता है, लोगों को भीड़ में एक सांड छोड़ दिया जाता है तथा प्रतिभागी सांड के कुबड़ को पकड़ने तथा यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने या इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। ये जनवरी के महीने में तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता है। अगला देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है? तो ये देखिए दोबारा से आ गया, चरकुला, तो रिपीट हुआ है। ये नृत्य शैली एक महिला नर्तकी करती है और ये मथुरा और ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है काफी। अगला देखिए 37 नंबर, नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। और ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ये उत्सव ओडिशा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के पश्चात मनाया जाता है तथा नई फसल में भोजन तैयार किया जाता है। अगला देखिए 38 नंबर, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड के नाम से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। और ये ब्रांड राज्य की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। अगला देखिए 39 नंबर, कौन सा गीत बरसात के दिनों का गीत है? तो ऑप्शन नंबर बी, चौमासा नृत्य गीत। और ये देखिए उत्तराखंड में चौमासा नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये नृत्य विशेष रूप से मानसून यानी बरसात के दिन के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब किसान अपनी फसल की बुआई के बाद आराम करते हैं। चौमासा नृत्य में महिलाएं समूह में एकत्र होकर गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। यह नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस नृत्य में सामूहिक आनंद और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। अगला देखिए 40 नंबर, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित है और ये आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुमाऊं और ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कुमाऊं क्षेत्र जो आपके हैं देखिए नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ये होली फागुन माह में बसंत पंचमी के से शुरू होकर रंग खेलने के दिन तक चलती है। लोग बैठ कर ढोलक, मजीरा और हारमोनियम के साथ होली के गीत गाते हैं। अगला देखिए 41 नंबर, इसमें कथन देखने। कथन पहला, नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। दूसरा है, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 41 देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। तो ये जो नंदा देवी है राजजात यात्रा उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है। इसे हिमालय की कुंभ यात्रा भी कहा जाता है। ये यात्रा चमोली जिले के नौटी गांव से प्रारंभ होती है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जोड़ा जाता है। आरंभ बिंदु है नौटी गांव, हिमाचल जो आपका उत्तराखंड में चमोली जिला से। आयोजन हर 12 साल में एक बार लगभग 20 से 22 दिन तक चलता है। समिति बिंदु होमकुंड नंदा देवी के चरणों में। मुख्य पड़ाव है बेदनी बुग्याल, बेदनी कुंड, रूपकुंड, होमकुंड, बाण और नौटी। नेक्स्ट है 42 में, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर बी, यशोधर मठपाल। तो ये देखिए आपके 1983 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। इसमें उत्तराखंड की प्राचीन लोक कला, संस्कृति, शिल्प, पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी वस्तुएं संग्रहित हैं।
इस संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपि, पारंपरिक हस्तशिल्प, प्राचीन सिक्के, लोक चित्रकला का अनूठा संग्रह मौजूद है। इस संग्रहालय को यशोधर मठपाल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 43 नंबर है कथन 1, भकोराबाद, ये आपका तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता के आह्वान से किया जाता है। कथन दूसरा है, भकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें केवल पहला कथन सत्य है। जो भकोरा वाद्य भारत का एक पारंपरिक पीतल या तांबा का वाद्य यंत्र होता है। ये एक घुमावदार तुरही है जिसका उपयोग लोक संगीत, धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में किया जाता है। भकोरा मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। भकोरा वाद्य यंत्र के एक सिरे पर घंटी तथा दूसरे सिरे पर एक मुखपत्र होता है। ये एक लंबे मुड़े हुए सींग जैसा दिखता है। इसका प्रयोग युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा सही नहीं है, बाकी पहला सही है। ये देखिए इस तरीके से भकोरा वाद्य यंत्र बना हुआ। अगला देखिए 44, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, चौफला। चौफला भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। ये बैसाखी त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक मौसमी नृत्य है जो फसल कटाई के एक प्रतीक है। और ये नृत्य समूहों में किया जाता है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं। इसकी संख्या सम होती है। इस नृत्य में बिना किसी वाद्य यंत्र के एक चक्र में घूमने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है जो फूल खिलने के समान होती है। नृत्य प्रदर्शन के दौरान गाए गए गीतों में ऐसे शब्द होते हैं जो प्रकृति की प्रशंसा करते हैं। ये नृत्य रात के समय किया जाता है। उत्तराखंड के अन्य नृत्य देखिए झोरा, झोलिया, घोटिया, चचेरी आदि। नेक्स्ट है पुंगाड़ी, तिमारी, मिझारी, निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, गोरखाकालीन कर व्यवस्था से। तो ये आपके देखिए पुंगाड़ी जो कर है ये एक प्रकार का भूमि कर है जो सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता है, इसी कर से दिया जाता है। मिझारी कर ये आपके शिल्प कर्मियों व जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता है। वे ब्राह्मण जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में शामिल होते हैं जागरिया ब्राह्मण कहलाते हैं। नेक्स्ट है तिमारी कर, फौजदार और सूबेदार जैसे अधिकारियों पर लगाया जाने वाला कर है। अगला देखिए 46 नंबर है उजेली या अनेरी, होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, थारू से। देखिए उजेली या अनेरी जिसका अर्थ है असाधारण, थारू जनजाति से जुड़ी हुई है। इसे थारू जनजाति का होली त्योहार कहा जाता है। थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। थारू जनजाति की एक ऐसी मान्यता है कि जिन गांवों में आपदा या बीमारी से मौत हो जाती है उस गांव के लोग होली का त्योहार जो होता है होलिका दहन के बाद मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, निम्न में से कुमायूं क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य गीत है वो है छपेली। तो छपेली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य गीत है। इसे शादियों और वसंत ऋतु में किया जाता है। इसमें नृत्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं को वास्तविक प्रेमी होना चाहिए जो अपने रिश्ते के बीच बंधन को बढ़ाना चाहते हैं। ये नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाले वाद्य यंत्र हुरका, मंजीरा, बांसुरी है। 45 नंबर, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये केरल का है। देखिए ये आपके केरल के राज्य में कुथु बलम मंदिर में प्रदर्शित किया जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक कला है। ऐसे कि 49 नंबर है छोटी चिता और मरुजा। देखिए मुरुजा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है। ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा की। और ये देखिए आपके उड़ीसा में मार्गशीरा यानी फसल के मौसम के महीने में महिलाएं देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान मिट्टी की दीवारों और फर्शों को सफ़ेद चावल के पेस्ट या पीठों में भित्त चित्र में सजाती हैं। इन्हें छोटी या चिता कहा जाता है, जबकि मुर्जा विभिन्न रंगों के पाउडर से फर्श पर चित्रित किए जाने वाली कला है। अगला देखते हैं 7वां जो पॉइंट है भारत एवं विश्व के जो खेल हैं, तो खेल विविध से संबंधित जो भी है। 50 नंबर देखिए बास्केटबॉल निम्नलिखित में से कौन ड्रिबलिंग का प्रकार नहीं है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, धक्का देना।
देखिए, धक्का देना बास्केट में ड्रिबलिंग का प्रकार नहीं है। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग की विभिन्न प्रकार की तकनीकों का वर्णन किया गया। इसमें लो ड्रिबलिंग, हाई बाउंस ड्रिबल, क्रॉस ओवर ड्रिबल, गति में बदलाव ड्रिबल, पैरों के बीच ड्रिबल, स्पीड ड्रिबल और पीठ के पीछे ड्रिबल शामिल है इसमें। अगला देखिए, 51 नंबर है, खासा व दादा साहब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ये कुश्ती में उन्होंने जीता था। तो खसावा दादा साहब जाधव एक भारतीय खिलाड़ी थे। वे कुश्ती के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। अगला देखिए, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित खेल कार्यक्रम के शुभंकर मैस्कॉट के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए, एशियाई खेल के लिए किया गया था। देखिए, 1982 में ये 9वें एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर अप्पू नामक एक शिशु हाथी था। वर्ष 1982 में एशियाई खेल दूसरी बार दिल्ली में आयोजित हुए और 19वें एशियाई खेलों सितंबर अक्टूबर 2023 में चीन में आयोजित होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबॉट यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर सिस्टम है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। कि आपका इससे पहले त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल के नाम पे जाना जाता था, जो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है, स्पोर्ट हब है। अगला देखिए, 54 नंबर है, कोलकाता में स्थित पेंट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये है पोलो से संबंधित। कोलकाता में स्थित पेंट विलियमसन ग्राउंड पोलो खेल से संबंधित है। इस मैदान का नाम वर्ष 1951 में पेंट विलियमसन के नाम से रखा गया, जो कोलकाता पोलो क्लब के अध्यक्ष थे। जैसे कि भारतीय अनुसंधान संगठन, 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। और ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उद्देश्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का वैज्ञानिक सटीकता के साथ मानचित्रण करना था। विलियम लैम्पटन यानी FRS के प्रस्ताव के बाद परियोजना 1802 में मद्रास वेधशाला में एक मूल बिंदु के साथ शुरू हुई। वर्तमान में इस वेधशाला का नाम भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है। जैसे कि 9 नंबर जो पॉइंट है, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक इसमें देखते हैं। कश्मीर के इतिहास का जो विवरण देने वाली पुस्तक है राज तरंगिणी, निम्नलिखित में से इतिहासकार द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर एक, कलर द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन नंबर 56 है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आपके पास अगर ग्रुप हो तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है। देखिए, कल्लड़ कृत राजतरंगिणी प्राचीन भारतीय इतिहास साहित्य में पहला युद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये संस्कृत में है। इसकी मुख्य विषय वस्तु कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई। राजतरंगिणी की रचना 8 सर्गों में विभक्त है, जिसमें 8000 से ऊपर श्लोक है। अगला देखिए, वीरप्पन द चेंजिंग द ग्रेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए, के विजय कुमार। कि तमिलनाडु के विशेष बल कार्य STF की टीम की अगुवाई करने वाले के विजय कुमार ने वीरप्पन चेंजिंग द ग्रेड के दस्यु सरगना द्वारा की गई नृशंस हत्या और अपहरण की घटनाओं का जिक्र किया इन्होंने। अगला देखिए 58 नंबर, प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये आपका देखिए प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त। इन्हें चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके देखिए मंत्री थे, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के, इन्हीं ने जो प्रधानमंत्री थे, इन्हीं ने इनको राज्य वापस दिलाया था। इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है, घनानंद को परास्त किया था। अगला देखिए 59 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है।
1901 में लिखी थी। और ये दादाभाई नौरोजी को गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला देखिए 60 नंबर है, गुनाहों का देवता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी फेमस है, धर्मवीर भारती जी को कहा जाता है। उन्होंने अंधा युग, सूरत का सातवां गुड़ा, ठेले पर हिमालय आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने। तो लाला हरदयाल जी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 62 नंबर है, पेरुगदाई कोगु वेल्लीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति ये भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये तमिल साहित्य से संबंधित है। पेगु दगाई गोकू वेल्लीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति ये भारत के तमिल साहित्य से संबंधित है। अगला देखिए 63 नंबर, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? ये आपके संस्कृत भाषा में लिखी है, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें आपके देखिए रचना जो 300 ईस्वी पूर्व के आसपास की मानी जाती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? ऑप्शन नंबर सी, लीलानंद कोटनाला। ये आपके गढ़वाल भाषा में कई किताबें लिखी हैं और ये भारतीय कवि लेखक हैं। उनकी प्रमुख कृतियां जैसे गढ़वाली व्याकरण, लोक साहित्य शामिल है। गढ़वाली छंदमाला गढ़वाली भाषा में लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। ये पुस्तक गढ़वाली भाषा और साहित्य के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है 65 नंबर, नीति सार यानी राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, कामनंदक ये नीतिसार या कामदकी का नीतिसार राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे चाणक्य के शिष्य कामंदक द्वारा लिखा गया था। उल्लेखनीय है कि नीतिसार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है इसमें। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी, श्री यास्कराचार्य। देखिए ये यास्कराचार्य निरुक्त जो कि निघुट्टु एक टिप्पणी है जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। अगला 10वां पॉइंट है पुरस्कार एवं विजेता। और 67 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूरसंचार कौशल सेवाओं विनिर्माण अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए DOT द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया है? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार। ये दूरसंचार क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने एवं दूरसंचार कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए DOT की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु दूरसंचार क्षेत्र के सभी पहलुओं में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अगला देखिए 68 नंबर, कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ई इसमें दिया नहीं गया। तो देखिए ये सर्व जो पहली अभिनेत्री थी, अभिनेत्री अनसुईया सेनगुप्ता ने कांस फिल्म महोत्सव में अनस्टैंड रिकॉर्ड सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया था। वह कांस फिल्मोत्सव में किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई थी। अनसुईया गुप्ता को फिल्म शेमलेस में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को सर्वोच्च माना जाता है।
इसमें जो विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये पुरस्कार भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 70 नंबर है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला हो जाएगा। अशोक चक्र प्रथम को इसमें देखिए 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जनवरी 1967 में दिए गए थे। 3 पुरस्कार हैं, अशोक चक्र प्रथम, अशोक चक्र द्वितीय और अशोक चक्र तृतीय। इसके नाम बदल कर क्रमशः क्या है? तो पहले को बदल कर अशोक चक्र, दूसरा वाला जो अशोक चक्र उसे कीर्ति चक्र, तीसरे वाले को बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर है, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 15 लाख रुपए। अगला देखिए 11वां नंबर जो टॉपिक है आपका 11वां टॉपिक जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित, इसमें देखते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें 72 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैक्टीरिया और कवक। तो ये डिकम्पोजर है और इसमें देखिए आपका अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को असाधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगला देखिए पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक प्रयास के लिए 73 नंबर क्वेश्चन है, डूंगी पांटोली आंदोलन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बांझ के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ये 1994 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। इसे स्थानीय महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। महिलाओं ने बांझ के जंगलों को बचाने के लिए जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ये आंदोलन किया। महिलाओं ने पेड़ों के महत्व को समझाते हुए उन्हें बचाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई ताकि वनों और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। अगला देखिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित फैक्ट 74 नंबर है। देखिए उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ चंद्रमा की चमक है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक इसका हो जाए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और ये आपके चंद्रमा की चमक इसका तात्पर्य है और ये आपके वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और काशी वन्य जीव प्रयाग का प्रभाग का हिस्सा है। अगला 75 नंबर किस वर्ष किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी ये 1972 को घोषित किया गया था किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को। और ये देखिए किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में मैलानी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। ये बाघों, तेंदुआ, अजगरों, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली हिरणों का एक घर है। अगला देखिए 76 नंबर भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ये है केवबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका देखिए दुनिया का एकमात्र है तैरता हुआ और ये मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण सांगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है जो जल की सतह के ऊपर तैरती फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी दलदली हिरण के लिए। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई। इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर यानी अमरोहा जिले में इसका माना गया। ठीक है, और इसका विकल्प जो है प्रारंभिक जो उत्तर था डी माना गया है इसका। तो इसमें देखिए डी जो है बाघ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो अभी दलदली हिरण इसे माना गया है। देखिए इसमें नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क के चमोली गढ़वाल में है।
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तरकाशी में, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपदों में स्थित है, किन जनपदों में स्थित है? तो देखिए आपके ऑप्शन वन डी नैनीताल एवं चंपावत में। देखिए नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोला और शारदा नदियों के बीच में स्थित है, फैला हुआ है। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य रामनगर और तराई के जंगलों को नेपाल के शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ता है। ये अभ्यारण्य 270 वर्ग किलोमीटर फैला है और 2012 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व का हिस्सा है। ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल व चंपावत जिले में स्थित है। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। तो मेनम ये आपके 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 81 नंबर है, देखिए सतमारिया हिरन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। और इसमें क्या है, हिरन की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें कई अन्य जानवर हैं जैसे सांबर, चीता आदि प्रजातियां भी हैं। अगला देखिए हरित गृह प्रवाह एवं इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार का। अम्ल वर्षा या अम्ल निक्षेप एक व्यापक शब्द है जिसमें सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लीय घटकों के साथ किसी भी प्रकार की वर्षा शामिल होती है जो नम या शुष्क के रूप में वायुमंडल से पृथ्वी पर गिरती है। देखिए मैंने आपको इसमें 82 क्वेश्चंस थे और जो आपका सामान्य जागरूकता है इसमें आपके 10 नंबर फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसे आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको जो भी लेटेस्ट इसका पैटर्न था वो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन कठिन भी थे इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, थ्योरेटिकल पार्ट और ये MCQs वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।